पढ़ेंगे इंडिया ईयर बुक का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है यहाँ पर कानून और न्याय। 6 चैप्टर में दिया है कानून और न्याय। कानून और न्याय भारत मंत्रालय सरकार का सबसे पुराना अंग है। यानी कि कानून और न्याय भारतीय मंत्रालय का सबसे पुराना अंग है, जो 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम 1833 अधिनियमित किया गया था, जो कि कानून और न्याय मंत्रालय को भारत सरकार के द्वारा 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम 1833 में अधिनियमित किया गया था, बनाया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति एक ही प्राधिकरण में निहित की थी। यानी विधायी शक्ति अगर कहीं मिलती थी तो 1833 में वो कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन थी। कानून और न्याय मंत्रालय में वो मिलती थी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि परिषद के गवर्नर जनरल इसके यहाँ पे हेड हुआ करते थे। इस अधिकार और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ऐसा अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1861 की धारा 22 के तहत उनके अधीन निहित अधिकार के आधार पर यह हुई थी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने 1834 में से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए थे। यानी कि ये जो कानून और न्याय मंत्रालय है 1833 में ब्रिटिश संसद के चार्टर द्वारा चार्टर अधिनियम 1833 से अधिनियमित किया गया। इसमें सारी पहली विधायी शक्तियां शामिल थी और इसके जो परिषद के हेड है गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इस अधिकार और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की धारा 22 के तहत उनके अधीन निहित अधिकार के आधार पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने 1834 से 1920 तक देश के कानून बनाए थे। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के लागू होने के बाद में इसके तहत गठित भारतीय विधानमंडल द्वारा विधायी शक्ति का प्रयोग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 का पालन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ में 1947 के पारित होने के साथ कानून और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का एक बहुत पुराना अंग है, जो 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम 1833 से अधिनियमित हुआ। इसमें सब विधायी शक्तियों को रखा गया और इसके हेड परिषद के हेड गवर्नर जनरल को बनाया गया था। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की धारा 22 के तहत इसमें सब अधिकार रख दिए गए और गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने फिर 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए थे। 1834 से 1920 तक के लिए कानून बनाए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू होने के बाद में इसके तहत गठित भारतीय विधानमंडल द्वारा भारतीय विधायी शक्तियों का प्रयोग किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम फिर 1947 भी पारित कर दिया गया था। अब कानून और न्याय मंत्रालय 3 विभाग शामिल है। यानी कि कानून और न्याय मंत्रालय में 3 विभाग शामिल है। अर्थात कंपनी मामलों का विभाग है, जैसे कंपनी मामलों का विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग। तो 3 विभाग बताए गए हैं कानून और न्याय मंत्रालय के। कानून मामलों का विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग। कानूनी मामलों का विभाग, कानून की सारी अवधारणाएं उसमें दी गई हैं। विधायी विभाग जिसमें नियम और कानून को बनाया गया है और न्याय विभाग की नियम और कानून को पूरा करवाने के लिए उनमें न्याय देना है ना। तो ये 3 भाग इनके बताए गए हैं कानून और न्याय मंत्रालय के। कानूनी मामलों के विभाग को कानूनी कार्यों को सौंपा गया है, जिसमें जैसे मान सकते हैं कि संविधान और कानून की व्याख्या करना। संविधान और कानून की व्याख्या ये कानूनी मामलों में आता है। मुक्केबाजी कानूनी मामलों में, कानूनी पेशा कानूनी मामलों में,
कानून सुधार कानूनी मामलों में, नागरिक कानून के मामलों में विदेशों के साथ संधियां और समझौते भी कानूनी मामलों में आते हैं। भारतीय कानून सेवा सहित कानूनी सेवाएं आदि इसमें शामिल होती हैं। विधायी विभाग केंद्र सरकार के लिए प्रमुख कानून का मसौदा तैयार करता है, यानी विधि बनाता है। और न्याय विभाग भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आदि की नियुक्ति करता है। इस्तीफे को हटाने से ये संबंधित है। कानून और न्याय मंत्रालय में 3 विभाग हैं। कानूनी मामलों का विभाग, जिसमें कानून से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं, जैसे संविधान और कानून की व्याख्या करना, मुकदमेबाजी और कानून पेशा, कानून सुधार, नागरिक कानून बनाना, मामलों में विदेशों के साथ में संधियां और समझौते करना, भारतीय कानून सेवा सहित कानूनी सेवाएं आदि शामिल करना, ये सब कानूनी मामले हैं। सेकेंड पार्ट आता है इसका कि विधायी विभाग। विधायी विभाग केंद्र सरकार के लिए प्रमुख कानून का मसौदा तैयार करने के लिए कि विधि का निर्माण करता है। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि न्याय विभाग। न्याय विभाग भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उन्हें इस्तीफा दे दिलवा सकता है या फिर उन्हें हटाने से संबंधित है। अब भारतीय कानून प्रणाली कैसे काम करती है? भारतीय कानून प्रणाली भारतीय कानून प्रणाली में 4 घटक शामिल हैं, जैसे अर्थात संविधान में निहित मूल्य और सिद्धांत, सामान्य विधियों द्वारा प्रदत्त अधिकार और दायित्वों, जैसे कि संवैधानिक मानदंडों के भीतर इन अधिकारों और दायित्वों को लागू करने के लिए संगठनात्मक ढांचा, और अंत में कानूनी और न्यायिक कर्मियां। यानी भारतीय कानून प्रणाली है, इसमें 4 घटक शामिल हैं। माना गया है कि संविधान के अंदर मूल्य और सिद्धांत, सामान्य विधियों द्वारा प्रदत्त अधिकार और दायित्वों, संवैधानिक मानदंडों के भीतर इन अधिकारों और दायित्वों को लागू करने के लिए संगठनात्मक ढांचा, और अंत में कानूनी और न्यायिक कर्मियां हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र होने के नाते, भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र होने के नाते और संप्रभुता के प्रति जवाबदेही की एक श्रृंखला है जो लोगों के बीच निहित है। यानी भारत के लोकतंत्र में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ का जो सरकार है वो शासन लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से करती है। तो ये लोकतांत्रिक सरकार देश माना गया। इसमें एक प्रतिनिधि लोकतंत्र होने के नाते संप्रभुता के प्रति जवाबदेही है की एक श्रृंखला है जो लोगों के बीच में निहित है। अब कानून का स्रोत क्या कहता है यहाँ पर? भारत में कानून के मुख्य स्रोत है संविधान, कानून, प्रथागत कानून और केस लॉ है। कानून संसद, राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित किए जाते हैं। भारत में कानून का जो मुख्य सोर्स है ये हमें संविधान से प्राप्त होता है। संविधान में कानून है, प्रथागत कानून दिए गए हैं, केस लॉ दिए गए हैं। कानून संसद, राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित किए जा सकते हैं। इसके अलावा नियम और विनियमों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगर निगमों, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों के रूप में अधीनस्थ कानून के रूप में जाना जाने वाला कानूनों का एक विशाल निकाय है। यह अधीनस्थ विधान संसद या संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित अधिकार के तहत बनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जैसे उन उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय कानून के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में बाध्यकारी हैं। यानी कानून का स्रोत संविधान को माना जाता है, जिसमें कानून, प्रथागत कानून, केस लॉ शामिल हैं। कानून संसद, राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित किए जाते हैं। इसके अलावा नियम और विनियमों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय अधिकरण जैसे नगर निगम हो गई, नगर पालिका हो गई, ग्राम पंचायत हैं, अन्य स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए नियम और विनियमों के रूप में
अधीनस्थ कानून के रूप में जाने जाने वाला कानून का एक विशाल निकाय है। यह अधीनस्थ विधान संसद या संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित अधिकार के तहत बनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायिक निर्णय कानून के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे और भी कोई हाई कोर्ट हैं तो भी न्यायिक निर्णयों के लिए कानून के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होते हैं। कानून का अधिनियमन बोला गया है। संसद संघ सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। यानी संसद संघ सूची में उपलब्ध जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। राज्य विधायिका राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार रखती है और राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए मामलों पर कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास है। जो विषय राज्य सूची में नहीं है, जो विषय यहाँ पे समवर्ती सूची में भी नहीं है, जिन विषयों को संघ सूची में भी नहीं रखा गया है, तो उन विषयों पर केवल कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर संसद और राज्य दोनों कानून बनाए जा सकते हैं। समवर्ती सूची के अंदर कोई विषय है तो उस पे संसद और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यानी कि संसद भी कानून बना सकती है, राज्य विधानसभा भी वहाँ पे कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में कानून का अधिनियमन 3 तरीके से होता है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में कानून बनाने का कार्य केवल संसद के पास है। राज्य सूची में राज्य विधायिका के पास है उसमें कानून बनाने का अधिकार। और राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए कुछ विषय हैं तो उनमें केवल संसद के पास है अधिकार कि वो उस पर कानून बना सकती है। लेकिन अगर कोई समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब विधानमंडल क्या कहता है? विधानमंडल लेकिन विरोध की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर लागू होगा। किसी बात से कुछ मतभेद हो जाते हैं राज्य सरकार और यहाँ पे संघ सरकार के बीच में, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून वो राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर होगा और वही मान्य होगा। प्रतिकूलता की सीमा तब तक शून्य हो जाएगा जब तक कि बाद वाला कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं हो, इसकी सहमति प्राप्त नहीं होती है और उस स्थिति में उस राज्य में प्रबल रहती है न्यायपालिका। जैसे संपूर्ण न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर प्रत्येक राज्य और राज्यों के समूह के लिए उच्च न्यायालय के साथ भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौजूद है और उच्च न्यायालयों के तहत अधीनस्थ न्यायालयों का एक पद अनुक्रम है। कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय विभिन्न नामों से, जैसे कि न्याय पंचायत कह सकते हैं, पंचायत कहा जाता है, अदालत कहा जाता है, ग्राम कचहरी कह सकते हैं आदि के तहत छोटे और स्थानीय प्रकृति के नागरिक और आपराधिक विवादों का फैसला करने के लिए कार्य करते हैं। विभिन्न राज्य कानून इस अदालतों के अधिकार क्षेत्र का प्रावधान भी करते हैं। प्रत्येक जिले में सर्वोच्च न्यायालय जिला और सत्र न्यायाधीश का होता है। यह जिला न्यायालय दीवानी क्षेत्र अधिकार का प्रमुख न्यायालय है और मृत्युदंड सहित सभी अपराधों की सुनवाई कर सकता है। वह एक जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। उसके नीचे सिविल क्षेत्र अधिकार के न्यायालय हैं, जिन्हें विभिन्न राज्यों में मुंसिफ, उप न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश और इसी तरह के रूप में जाना जाता है। इसी तरह आपराधिक अदालतों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल हैं। यानी इसके अंदर अदालतों का जो के अधिकार क्षेत्र का प्रावधान जो यहाँ पे करते हैं राज्य कानून, प्रत्येक जिले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय जिला होता है, सत्र न्यायाधीश का होता है और जिला न्यायालय दीवानी क्षेत्र का प्रमुख न्यायालय है। दीवानी क्षेत्र का ये जिला न्यायालय दीवानी क्षेत्र का प्रमुख न्यायालय होता है। दीवानी क्षेत्र का ये प्रमुख न्यायालय होता है। मृत्युदंड सहित सभी अपराधों की सुनवाई कर सकता है। वह एक जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। नीचे सिविल क्षेत्र अधिकार के न्यायालय हैं, जिन्हें विभिन्न राज्यों में मुंसिफ, उप न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश और इसी तरह के रूप में जाना जाता है।
इसी तरह आपराधिक अदालतों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस मैटर पर? सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश शासन के दौरान किंग इन काउंसिल या प्रीवी काउंसिल जिसे आमतौर पर जिसे कहा जाता था, भारत में अदालतों द्वारा पारित निर्णय और आदेशों की अपीलों पर विचार करने का सर्वोच्च मंच था। न्यायिक समिति अधिनियम 1833 के अधिनियम पर इसे प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति कहा जाने लगा था। यानी कि ब्रिटिश शासन के टाइम पर किंग इन काउंसिल हुआ करती थी, जिसे प्रीवी काउंसिल भी कहते थे। भारत में अदालतों द्वारा पारित कुछ निर्णय है, आदेश है या कोई अपील की जा रही है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका एक बहुत सर्वोच्च मंच था। न्यायिक समिति अधिनियम 1833 के अधिनियम पर इसे प्रीवी काउंसिल न्यायिक समिति कहा जाने लगा था। ये सुप्रीम कोर्ट को या किंग इन काउंसिल को जो पहले प्रीवी काउंसिल कहते थे, फिर प्रीवी काउंसिल की भी न्यायिक समिति कहा जाने लगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया में एक संघीय संविधान पेश किया गया, जिसमें केंद्र और घटक इकाइयों के बीच में शक्तियों का वितरण शामिल था। भारत के संघीय न्यायालय ने 1 अक्टूबर 1937 से कार्य करना भी शुरू कर दिया था। भारत सरकार 1935 में संघीय संविधान को पेश किया गया, जिसमें केंद्र और घटक इकाइयों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया था। भारत के संघीय न्यायालय को 1 अक्टूबर 1937 से कार्य सौंपा गया और उसने इस कार्य को करना शुरू कर दिया। यानी संघीय न्यायालय का कार्य भारत में 1 अक्टूबर 1937 से शुरू हुआ। 1 अक्टूबर 1937 से शुरू हुआ और शुरुआत में संघीय न्यायालय का एक बहुत ही सीमित क्षेत्र अधिकार था, जो केंद्र और केंद्र के बीच मूल अधिकार क्षेत्र में ही सीमित था। केंद्र और केंद्र के बीच में मूल अधिकार क्षेत्र में ये सीमित था। उच्च न्यायालय से एक प्रमाण पत्र पर संगठित इकाइयों या बाद के बीच सलाहकार क्षेत्र अधिकार और अपीलीय अधिकार है। यहाँ पर ये कहते हैं कि अगस्त 1947 में जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, उसके बाद में भारतीय राजनीति से संघीय न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने और इसे और अधिक शक्तियां प्रदान करने की मांग की गई। 1949 में प्रीवी काउंसिल की अपीलों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और संपूर्ण अपीलीय क्षेत्र अधिकार संघीय न्यायालय में निहित हो गया। 26 जनवरी 1950 को जब नए संविधान के तहत फेडरल कोर्ट ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रास्ता दिया, इसमें कहा गया है कि अगस्त 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत आजाद हुआ। उसके बाद जो भारतीय राजनीति थी, उसमें संघीय न्यायालय का क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने के लिए, उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए मांग की गई। फिर 1949 में एक प्रीवी काउंसिल की अपीलों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। 1949 में प्रीवी काउंसिल की जो अपीलें थी उन्हें समाप्त कर दिया गया और पूरी तरह से अपीलीय क्षेत्र अधिकार संघीय न्यायालय में निहित कर दिया। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान के तहत फेडरल कोर्ट ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रास्ता दिया। 28 जनवरी 1950 के अपने उद्घाटन के बाद शीर्ष अदालत ने संसद भवन के एक हिस्से में अपनी बैठकें शुरू की। यानी 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ, फिर शीर्ष अदालत जो सुप्रीम कोर्ट ने संसद भवन के एक हिस्से में अपनी बैठकें शुरू कर दी। न्यायालय ने 4 अगस्त 1958 को तिलक मार्ग स्थित वर्तमान भवन में चला गया। फिर 1950 में मूल संविधान एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। 4 अगस्त 1958 को तिलक मार्ग स्थित वर्तमान भवन में चला गया। जो भवन आज है सर्वोच्च न्यायालय का, तिलक मार्ग भवन में वहाँ पे चला गया था 1958 में। अब 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 7 अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। इस संख्या को बढ़ाने के लिए इसे संसद पर छोड़ दिया गया था और प्रारंभिक वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को समक्ष प्रस्तुत मामलों की सुनवाई के लिए एक साथ बैठे थे। जैसे जैसे न्यायालय का काम बढ़ता गया और मामलों की बकाया राशि जमा होने लगी, संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 1950 में से 7 बढ़ाकर संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 7 से बढ़ा करके 10 कर दी। 1956 में ये 10 हो गई, 10 न्यायाधीश हो गए थे। 1950 में 7 न्यायाधीश थे, 1956 में 10 न्यायाधीश हुए।
1960 में 13 हो गए, 1977 में 17 हो गए और 1986 में 25 हो गए। 1986 में 25 यहाँ पे न्यायाधीश हो गए थे। उसके बाद में 2009 में 30 न्यायाधीश कर दिए गए और फिर 2019 में 33 न्यायाधीश कर दिए गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, भारत के राष्ट्रपति और ये मुख्य न्यायाधीश मिलकर के फिर अन्य 33 न्यायाधीश अपने सर्वोच्च न्यायालय में शामिल करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो कार्य करने का समय है वो 65 वर्षों तक है, उसके बाद में वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 साल तक उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों और न्यायाधीश होने चाहिए, या कम से कम 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों का अधिवक्ता या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अब ये मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति मिलकर के अन्य 33 न्यायाधीश चुनते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा दे सकते हैं। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 साल तक उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों का न्यायाधीश भी वह रह चुका हो, या कम से कम 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो, वह राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता कहा जा सके, वह वहां पे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश चुनने के लायक बन जाता है। संविधान विभिन्न तरीकों से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से समर्थित संसद के प्रत्येक सदन में एक अभिभाषण के बाद पारित राष्ट्रपति के आदेश के अलावा और कम से कम 2/3 बहुमत से पद को हटाया नहीं जा सकता, कम से कम 2/3 पद को हटाया नहीं जा सकता है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य और प्रस्तुत किए गए राष्ट्रपति को उसी सत्र में साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर ऐसे हटाने के लिए एक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है उसे भारत में किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष अभ्यास करने में वंचित किया जाता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है संविधान के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से समर्थित संसद के प्रत्येक सदन में एक अभिभाषण के बाद में पारित राष्ट्रपति के आदेश के अलावा और कम से कम 2/3 बहुमत से पद से हटाया जा सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए उसे किसी न्यायाधीश को उस सदन के कुल सदस्यता के बहुमत से समर्थित संसद के प्रत्येक सदन में एक अभिभाषण के बाद पारित राष्ट्रपति के आदेश के अलावा कम से कम 2/3 बहुमत से पद से हटाया नहीं जा सकता। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य इसमें होने चाहिए और यहाँ पे ये प्रस्तुत किए गए हैं। राष्ट्रपति को उसी सत्र में साबित कदाचार हो अक्षमता के आधार पर ऐसे हटाने के लिए एक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है उसे भारत में किसी भी न्यायालय का या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष अभ्यास करने से वंचित किया जा सकता है। उसे भारत में किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष अभ्यास करने से वंचित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई केवल अंग्रेजी में संचालित की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 को 1966 के नियमों की जगह संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अभ्यास और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए तैयार किया गया है। न्यायमूर्ति नुतलापति वेंकट रमण भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। यानी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई केवल अंग्रेजी में होती है, हिंदी का यहाँ पे चलन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 को 1966 के नियमों की जगह संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अभ्यास और प्रक्रिया को नियमित करने के लिए तैयार किया गया है। न्यायमूर्ति नुतलापति वेंकट रमण भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
न्यायमूर्ति नुथलापति वेंकट रमन 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये। उच्च न्यायालय क्या कहता है? अब यहाँ पे उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख रूप से खड़ा है। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 3 का एक से अधिक राज्यों का अधिकार क्षेत्र है। केंद्र शासित प्रदेश के बीच में, अब इसमें यह दिया है कि केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, जबकि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में एक सामान्य उच्च न्यायालय है। दिल्ली का तो अपना हाई कोर्ट है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक कॉमन हाई कोर्ट है, जिसमें सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर में प्रिंसिपल सीट होती है। केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि दिल्ली में अपना एक अलग हाई कोर्ट है, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक कॉमन हाई कोर्ट है, जिसमें सर्दियों में तो सीट जम्मू कश्मीर में लगती है और गर्मियों में श्रीनगर में लगती है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करते रहते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। यानी कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया वही है, सिवाय इसके कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू की जाती है। 62वें वर्ष आयु तक ये पद पर रहते हैं। न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी को भी भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्षों तक भारत में न्यायिक कार्यालय होना चाहिए और एक उच्च सम्मान के लिए उत्तराधिकार में अभ्यास करना चाहिए। अवधि है ये। उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और उसकी सीट है। उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और सीट प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधीशों पर प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधीक्षण की शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह इस तरह से रिटर्न मांग सकता है जैसे अदालतें सामान्य नियम बनाती हैं, जारी रखती हैं उन्हें, उनकी प्रथाओं और कार्यालयों को विनियमित करने के लिए प्रपत्र निर्धारित करती हैं और यह निर्धारित करती हैं कि तरीके रूप में पुरस्कृत प्रविष्टियां और खाते रखे जाएंगे। यह तालिका उच्च न्यायालय सीटें और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार होते हैं। क्षेत्राधिकारों का दिया जाता है। उच्च न्यायालयों के नाम, उनके प्रमुख स्थान, न्यायपीठ और उनका अधिकार क्षेत्र। क्रमांक में यहाँ पे ये दिया हुआ है। क्रमांक उच्च न्यायालय है, यहाँ पे प्रधान सीट होती है। फिर क्षेत्र अधिकार, स्थानीय न्यायपीठ और जिस तारीख से न्यायपीठ ने कार्य करना शुरू किया है वो लगा दिए जाते हैं। जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, लखनऊ में अपना एक हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश, अमरावती प्रदेश में है ये। बॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर में, गोवा, दमन और पणजी, दीव, दादरा और औरंगाबाद, नागर हवेली, कलकत्ता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, सर्किट बेंच और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर का एक यहाँ पे न्यायालय है, उच्च न्यायालय। 5 छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़। 6 दिल्ली, नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है यहाँ पर। केरल, कोच्चि का भी न्यायालय है यहाँ, केरल का है कोच्चि का न्यायालय। मध्य प्रदेश, जबलपुर आदि, ग्वालियर उच्च न्यायालय सीट क्षेत्राधिकार व्यवस्था खंड में बताई गई है। इंदौर यानी कि मद्रास, चेन्नई तमिलनाडु में, पुडुचेरी में है यहाँ पे। मेघालय शिलोंग में है। उड़ीसा कटक उड़ीसा में, पटना बिहार में, पंजाब और चंडीगढ़ में है। हरियाणा और चंडीगढ़ का। राजस्थान जोधपुर राजस्थान जयपुर में। सिक्किमपुरा गंगटोक सिक्किमपुर में। सिक्किम के अंदर है। सिक्किम गंगटोक सिक्किम के अंदर, सिक्किमपुर ने सिक्किम। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की स्वीकृत कार्य शक्ति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में स्वीकृत शक्ति, कार्य शक्ति और रिक्तियों की स्थिति को नीचे
यहाँ पे कुछ इन्होंने बताया है। सो इसमें ये सब लिखा है कि इलाहाबाद के अंदर ऐसे रिक्तियां हैं, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, गुजरात। इन सब के बारे में यहाँ पे बताया है। अब आता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण और सरकार को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की प्रकृति, किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट सहित निर्देश देना या फिर आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय में। इस शक्ति का प्रयोग किसी भी उच्च न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए भी किया जा सकता है जिनके भीतर कार्रवाई का कारण पूर्ण या आंशिक रूप से ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार की रिट या प्राधिकरण या ऐसे व्यक्ति का निवास न हो उन प्रदेशों के भीतर है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण और सरकार को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की प्रकृति और किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट सहित निर्देश दिए जा सकते हैं। आदेश या रिट जारी करने की शक्ति, यहाँ पे इस शक्ति का प्रयोग किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए भी किया जा सकता है, ऐसे जिनके भीतर कार्रवाई का कारण हो पूर्ण या आंशिक रूप से ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार के सीट या प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति का निवास हो या उन प्रदेशों के भीतर हो। अधीनस्थ न्यायालय है, यहाँ पे क्या कहता है कि पूरे देश में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना और कार्य कमोबेश एक समान है। न्यायालयों के पदनाम उनके कार्यों को दर्शाते हैं। ये अदालतें दीवानी या फौजदारी प्रकृति के सभी विवादों को उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निपटाती भी हैं। अधीनस्थ अदालतें दो महत्वपूर्ण संहिताओं को पालन करती हैं और जो प्रक्रियाओं को निर्धारित करती हैं। नागरिक संहिता प्रक्रिया 1908 और दंड प्रक्रिया सहित CRPC 1973 को राष्ट्रीय स्तरीय संशोधन द्वारा मजबूत किया गया है। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में भी WP सिविल 1022 और 1989 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरे देश में अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों जैसे जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एक समान पदनाम लाया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन जिसे कहते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन सिविल साइड पर और आपराधिक पक्ष पर सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि जैसा कि CRPC में निर्धारित किया गया है। मौजूदा पदों में उपयुक्त समायोजन यदि कोई हो इनमें से किसी के साथ उनके समकक्ष का संकेत देकर किया गया है। सभी राज्य सरकार हो, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा श्रेणियां भारत के नियंत्रण संबंधी उच्च न्यायालय के पास होती हैं। ये इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार ऐसे राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के परामर्श से नियम और विनियम तैयार करेगी। राज्य न्यायिक सेवाओं के सदस्य इन नियमों और विनियमों द्वारा शासित भी होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का काम है, यहाँ पे पूरे देश में अधीनस्थ न्यायालय की संरचना और उसके काम बराबर एक समान होते हैं। न्यायालयों के पदनाम उनके कार्यों को दर्शाते हैं, जैसा नाम होगा वैसे उनके काम हो जाएंगे। ये अदालत दीवानी या फौजदारी प्रकृति के सभी विवादों का निपटारा करती हैं। ये अधीनस्थ अदालतें दो महत्वपूर्ण संहिताओं का पालन करती हैं जो प्रक्रियाओं को निर्धारित करती हैं, जैसे कि नागरिक संहिता प्रक्रिया हो गई 1908 में और दंड प्रक्रिया संहिता हो गई CRPC 1973। इन दोनों की प्रक्रियाओं को निर्धारित करती हैं। राज्य स्तरीय संशोधन हो गया, मजबूत किया गया है अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में WP सिविल 1022 और 1989 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार
पूरे देश में अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों जैसे कि जिला है, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश है, में एक समान पदनाम लाया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल साइड पर आपराधिक पक्ष पर सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसे कि सीआरपीसी में निर्धारित किया गया है, यहाँ पर ये होते हैं। मौजूदा पदों में उपयुक्त समय आयोजन यदि कोई हो, इनमें से किसी एक के साथ में समकक्ष का संकेत देकर किया गया है। सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा श्रेणियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय के पास होता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 को अनुच्छेद 309 के प्रावधानों में जो शक्तियां दी गई हैं, राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के परामर्श से नियम और विनियम तैयार करेंगे। अब न्यायिक वितरण और कानूनी सुधार के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर न्याय वितरण है, कानूनी सुधार है। तो राष्ट्रीय मिशन न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना 2011 में प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने और प्रदर्शन मानकों की क्षमताओं को स्थापित करके पहुंच बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य के साथ की गई थी। मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अदालती मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा सीजेआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्र अधिकार वाले उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को न्यायिक सेवाओं में रिक्तियों को भरने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव को सूचित करने का निर्देश दिया। प्रत्येक राज्य सरकार ने बकाया चरणबद्ध परिसीमापन के न्यायपालिका की सहायता के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ अदालतों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, न्यायिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि और संभावित क्षेत्रों के लिए नीति और विधायी उपाय शामिल थे। अगर अत्यधिक मुकदमेबाजी की बात करें तो न्याय विभाग ने मासिक आधार पर जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृति और कामकाजी शक्ति रिक्तियों की रिपोर्टिंग निगरानी के लिए वेबसाइट पर एक वेब पोर्टल की मेजबानी भी की। अधीनस्थ न्यायालयों के बुनियादी ढांचे का विकास, यहाँ पे न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की है। न्याय विभाग 1993 से 1994 से न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना का संचालन कर रहा है। इसमें न्यायालय भवनों का निर्माण और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के आवासीय आवास शामिल हैं। वर्तमान में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के संबंध में योजना के तहत फंड शेयरिंग पैटर्न 60/40 केंद्र राज्य और यहाँ पर 90 और 10 रेशो केंद्र शासित प्रदेशों को 100% सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार ने 2015 से 26 के बीच में 26 तक योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी, जिसमें रुपए के वित्तीय निहितार्थ यानी 5357 करोड़, जिसमें 50 रुपए न्यायिक विभाग ने कोर्ट हॉल के निर्माण के लिए मानदंड और विनिर्देश विकसित किए, जो 2018 और 19 से सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। न्यायालय विकास योजना प्रणाली पर आधारभूत रिपोर्ट में उच्च न्यायालय की राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति की सिफारिशों के आधार पर मानदंडों और विशिष्टताओं की गणना की गई है। विभिन्न राज्य सरकार द्वारा अपनाए जा रहे मौजूदा मानदंड, अभ्यास और कुछ CPWD मानदंड ग्राम न्यायालय है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 नागरिकों को घर घर न्याय प्रदान करने और मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ग्राम न्यायालय बनाए गए। इसमें ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अकॉर्डिंग, जिसमें नागरिकों को घर घर न्याय प्रदान किया जाता है। मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए थे। यहाँ पे ग्राम न्यायालयों को न्यायिक न्यायालय माना जाता है। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और अनुसूचियों के अनुसार
नागरिक और आपराधिक दोनों अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के पास में अनुसूचियों में किसी भी वस्तु को जोड़ने या छोड़ने का अधिकार भी होता है। अभी आज के टाइम में 13 राज्यों में 455 जीएन अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 226 कार्यात्मक हैं, यानी कि कार्य किया जाता है 226 से, और 445 ये टोटल है और 13 राज्यों के बीच में है। केंद्र सरकार गैर आवर्ती और आवर्ती वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। अनुबंधों और वाणिज्यिक न्यायालयों का प्रवर्तन है। वाणिज्यिक विवादों के तेजी से समाधान को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया। यह मूल सामान्य नागरिक अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों सहित सभी अधिकार क्षेत्रों में जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। इस मुद्दे पर किए गए अन्य उल्लेखनीय सुधारों में ऑनलाइन ई फाइलिंग है, कोर्ट फीस का ई भुगतान है, प्रक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक सेवा है, मैनुअल चेक बॉक्स सिस्टम को हटाना सहित मामलों का यादृच्छिक और स्वचालित आवंटन है। आर्थिक क्षेत्र अधिकार में कमी है। केस प्रबंधन सुनवाई का संस्थागतकरण और पूर्व में शामिल है। परीक्षण सम्मेलन के अलावा न्यायाधीश और वकीलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रेस प्रबंधन उपकरणों के व्यापक उपयोग के अलावा एक कुशल, प्रभावी, त्वरित अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था स्थापित करने के लिए ऑप्ट आउट मॉडल के साथ पूर्व संध्या मध्यस्थ समझौता भी किया गया है। अब यहाँ पर कुछ और चीजें बताई गई हैं। ई न्यायालय परियोजना के माध्यम से डिजिटलीकरण की पहल की गई है कि ई न्यायालय परियोजना शुरू की गई है, जिसमें डिजिटलाइजेशन को महत्व दिया गया है। जैसे कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में देखा जाए तो ई न्यायालय परियोजना यानी भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए 2007 में कार्यान्वयन के तहत एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है। ई कोर्ट्स परियोजना का उद्देश्य बेहतर न्याय वितरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी का लाभ उठाकर देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सार्वभौमिक कंप्यूटरीकरण द्वारा वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को नामित सेवाएं प्रदान करना है। सभी 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना के तहत 2957 साइटों को 10 MBPS और 100 MBPS बैंडविड्थ गति के साथ में चालू किया गया। यह अदालतों में डेटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए रीढ़ की हड्डी बनाता है। यानी ई न्यायालय परियोजना का डिजिटलाइजेशन जो किया जा रहा है उसमें ई राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना है, जिसमें ई न्यायालय परियोजना और भारतीय न्यायपालिका में सूचना देना या किसी संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाना, उसकी कार्य योजना तैयार करना। इस पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए 2007 में कार्यान्वयन के तहत एकीकृत मिशन मोड लाया गया था। अब 18,735 जिले और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। वाइड एरिया नेटवर्क WAN परियोजना के तहत भी 2975 साइटों को 10 MBPS से 100 MBPS बैंडविड्थ गति के साथ में चालू किया गया है। ये अदालतों में डेटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए रीढ़ की हड्डी यहाँ पर ये शामिल होंगी। देश की लंबाई और चौड़ाई को अगर देखा जाए तो यहाँ पर देश की लंबाई और चौड़ाई केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर जिसे CIS भी कहा जाता है, जो ई कोर्ट सेवाओं का आधार है, अनुकूलित फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है पर आधारित है, जिसे NIC द्वारा विकसित भी किया गया है। कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और कोर्ट यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है, जो मामलों को स्मार्ट शेड्यूलिंग में मदद करता है। ई कोर्ट परियोजना के हिस्से के रूप में देखा जाए तो SMS पशु और पुल ईमेल बहुभाषी और स्पर्शनीय ई कोर्ट सेवा पोर्टल बनाया गया है। न्यायिक सेवा केंद्रों के माध्यम से वकीलों, वादियों को मामले की स्थिति बताई जाती है, वाद सूचना दी जाती है, निर्णय आदि वास्तविक समय की जानकारी प्रदान की जाती है। 7 प्लेटफॉर्म इस पूरी प्रक्रिया के लिए बनाए गए हैं और सूचना कियोस्क है एक,
वकीलों के लिए मोबाइल ऐप और जजों के लिए जस्ट आईएस ऐप। आईएस ऐप के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल भी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एनजेडीजी आदेशों, निर्णयों और मामलों को एक डेटाबेस है जिसे ई न्यायालय परियोजना के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में बनाया गया है। वादी 19.76 करोड़ से अधिक मामलों और इन्हें कंप्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। फिर 15.99 करोड़ से अधिक आदेशों, निर्णयों के संबंध में मामलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो लंबित निगरानी है, अनुपालन में सुधार के लिए एनजेडीजी डेटा है तक पहुंचने के लिए केंद्र और राज्य सरकार और स्थानीय निकायों सहित संस्थागत वादियों को अनुमति देने के लिए ओपन एपीआई 2020 में पेश किया गया था। तब से भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1,50,692 आभासी सुनवाई यानी कि लॉकडाउन अवधि की शुरुआत के बाद से अक्टूबर 2021 तक आयोजित करके एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा था। उच्च न्यायालयों में 57,93,966 सुनवाई अभी भी पेंडिंग है। अधीनस्थ न्यायालयों का डेटा यहाँ दिया है। नवंबर 2021 तक 1.65 करोड़ से अधिक आभासी सुनवाई की गई है। एक रूपता और मानकीकरण लाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम बनाए गए हैं, प्रसारित किए गए हैं। स्थानीय संदर्भ के बाद गोद लेने के लिए सभी न्यायालयों को कुल 22 उच्च न्यायालयों ने वीसी नियमों को लागू किया, जिनमें से 3240 न्यायालय परिसर और संबंधित 1272 जेलों के बीच भी ऐसी सुविधाएं सक्षम की गई हैं। अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को बढ़ावा देने के लिए मॉडल लाइव स्ट्रीमिंग नियम देश भर के लिए सभी उच्च न्यायालयों में अपनाने से पहले उनके सुझावों के लिए परिचालित भी किए गए हैं। इस प्रकार देश ने मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों में कार्रवाई भी शामिल होने की अनुमति दी है। ई फाइलिंग सिस्टम संस्करण यानी कि 1.0 विकसित किया है, लॉन्च किया गया है और इस उद्देश्य के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। पोर्टल कानूनी कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को सक्षम बनाता है। कई उन्नत ई फाइलिंग प्रणाली हैं उसमें जो भागीदारी के विकल्प हैं, जैसे केस फाइलिंग है, वकालतनामा है, याचिका, ई भुगतान, आवेदन और पोर्टफोलियो सहित नई डैशबोर्ड जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ कानूनी कागजात के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए शुरू किया गया है। ई समिति द्वारा सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश जारी किए गए हैं। जनवरी 2022 तक सभी सरकारी मुकदमे ई फाइलिंग सुनिश्चित करें। ई फाइलिंग पर एक मैनुअल और ई फाइलिंग के लिए पंजीकरण कैसे करें पर एक ब्रोशर अंग्रेजी हिंदी में उपलब्ध कराया गया है। ई और वकीलों के उपयोग के लिए 12 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। ई कोर्ट सेवाओं के नाम पर एक यूट्यूब चैनल भी बनाया गया है जिससे अधिवक्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म को आसानी से संचालित करने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में मदद मिली है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें 3,02,614 हितधारकों को शामिल किया गया। कोर्ट फीस, जुर्माना और जुर्माने का ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से शुरू कर दिया गया। राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग को प्रक्रिया जारी करने और सम्मन जारी करने के लिए विकसित किया गया। वर्तमान में 26 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यात्मक है। उच्च न्यायालयों के निर्णय और अंतिम आदेशों के लिए एक संग्रह प्रदान करने के लिए एक नए जजमेंट एंड ऑर्डर सर्च पोर्टल का उद्घाटन किया है और यहाँ पर ये साइट है www.judgmentecourtsgovernment.com। यहाँ पर इन्हें पहुंचा जा सकता है। एनजेडीजी के माध्यम से बनाई डेटाबेस का प्रभावी उपयोग करने और जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 19 न्यायालयों में 29 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइन बोर्ड सिस्टम जिसे जस्टिस क्लॉक कहा जाता है तैयार किया गया है। न्याय तक पहुंच न्याय विभाग ने 2021 से 2026 की अवधि के लिए भारत में न्याय की समग्र पहुंच पर अभियान समाधान डिजाइनिंग नामक एक एकीकृत अखिल भारतीय योजनाएं तैयार की हैं जो व्यापक एकीकृत प्रौद्योगिकी आधारित प्रदान
का प्रयास करती हैं। न्याय तक पहुंच पर यहाँ पर नागरिक केंद्रित समाधान है और विभिन्न कार्यक्रमों को समेकित और विलय करता है, जिसमें विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे टेली लॉ, न्याय बंधु, न्याय मित्र और कानूनी साक्षरता और जागरूकता शामिल है। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 669 जिलों को कवर किया करने वाला टेली लॉ कार्यक्रम गरीबों और जरूरतमंदों को उनके गांव में उपलब्ध प्रौद्योगिकी, वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेलीफोन के माध्यम से सुविधाओं के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से कानूनी सलाह और परामर्श लेने में सक्षम बनाता है। पैनल वकीलों राज्य स्तर पर तैनात हैं। लाभार्थियों को पैनल वकील से सीधे जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया गया है। न्याय बंधु कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में निःशुल्क कानूनी सेवाओं के वितरण के लिए एक ढांचा स्थापित करना है। प्रो बोनी क्लब योजना 2020 में सक्षम कानून के छात्रों से निःशुल्क अधिवक्ताओं को सहायता प्रदान करने और नव आदित वकीलों से में निःशुल्क संस्कृति स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी। न्याय विभाग और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लिए गए वेब और मोबाइल आधारित एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं। जिला न्यायालयों में एक दशक से अधिक पुराना लंबित न्यायालयों के मामलों में कमी लाने के लिए न्याय मित्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किए जा रहे हैं। आम लोगों और उनके अधिकारों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाने के लिए विशिष्ट प्रासंगिक पहलों को विस्तार यानी कि दिशा के तहत पूरे भारत को कवर करने के लिए यहाँ पे योजनाएं चालू हैं। कानूनी सेवा प्राधिकरण क्या कहता है? कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालतें हैं। एक वैकल्पिक विवाद समाधान मोड है जिसमें अदालतों में पूर्व मुकदमे लंबित मामलों को वादियों की ओर से बिना किसी खर्च के सौहार्दपूर्ण निपटान के आधार पर निपटाया जाता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान लोक अदालतों ने 437.97 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है। कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान कानूनी सेवा प्राधिकरण 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ई लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 28.18 लाख मामलों को लिया गया है और 9.53 लाख मामलों का निपटारा भी किया गया है। हाशिए पर पड़े लोगों के लिए त्वरित न्याय वितरण भी है। यहाँ पर देश के सुशासन और कानून के शासन के लिए एक कुशल और त्वरित न्याय वितरण प्रणाली एक महत्वपूर्ण संवैधानिक आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब सभी का न्यायिक प्रणाली तक पहुंच हो। न्याय विभाग विशेष रूप से संवेदनशील प्रकृति के मामलों में निपटने के लिए विशेष रूप से हाशिए के लोगों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट सहित अदालतों की स्थापना की सुविधा के द्वारा त्वरित न्याय के प्रावधान में सहायता के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। 14वीं कमी के केस प्रबंधन सुनवाई का संस्थागतकरण और पूर्व में शामिल है। परीक्षण सम्मेलन के अलावा न्यायाधीश और वकीलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन उपकरणों के व्यापक उपयोग के अलावा एक कुशल, प्रभावी और त्वरित अनुबंध प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करने के लिए ऑप्ट आउट मॉडल के एक समझौता ज्ञापन भी किया गया है। यहाँ पर ई न्यायालय परियोजना है। यहाँ पे ई न्यायालय परियोजना के माध्यम से डिजिटलीकरण की पहल की गई है। ये सब वही है जो अभी हमने पढ़ा था, देश की लंबाई और ये सब यहाँ पर दोबारा से इन्होंने वही चीज़ यहाँ पे दे दी है। इस प्रकार ने मीडिया के इच्छुक और 10 लोगों में ये ई फिलिंग कोड्स ये बनाया गया है समाधान, और 36 राज्यों में ये भी पड़ा है। हाशिए पर पड़े लोगों के त्वरित जवाब, ये भी देश की लंबाई और न्यायालय। इस प्रकार देश के मीडिया इच्छुक लोगों को ये भी पढ़ लिया। समाधान डिजाइनिंग, न्याय तक पहुंच, केंद्र शासित, हाशिए पर पड़े लोगों को त्वरित न्याय। इस प्रकार वीडियो ये इनकी कितने MBPS की डाटा से ये छोड़ा जाएगा, ये सब इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। अब इस प्रकार मीडिया में ये वही है, ऊपर वाला कितनी बार दे रखा है, ये सेम चीज़ है। हाशिए पर फिर से वही चीज़ रिपीट करिए। और
चलिए यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 6 लास्ट हो जाता है। सब ये पहले वाला ही रिपीट किया हुआ है, तो यहीं पर इसे ओवर करता है। ओके।